Hello students, myself Vinod Jain. Welcome to my YouTube channel and ATS School online classes. मेरे YouTube चैनल और ATS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने कल 11th केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 11th केमिस्ट्री जिसमें साइंस और एजी दोनों के केमिस्ट्री को कॉमन लेके चल रहे हैं। अभी कुछ टॉपिक्स हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे इसमें, तो इसमें कुछ कॉमन बातें हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं एजी और साइंस दोनों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद में हम इसमें ना अलग अलग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पार्ट हैं उसके अंदर अलग अलग पार्टों में हम अलग अलग जो लेसन है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया था कि जो केमिस्ट्री शब्द है ये हमने पढ़ लिया था इसके अंदर। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। मैंने बताया था आप लोगों को, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। और ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका नाम था कीमिया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कीमिया। ठीक है, कीमिया काला रंग, मतलब कीमिया का मतलब हम काला रंग यानी केमिकल्स से लेते हैं, रसायन। कीमिया का मतलब यहाँ पे रसायन, इनका काला रंग होता है भाई, ये हम मान लेते हैं काला रंग। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का काला रंग थोड़ी होता है, तो इसलिए हम ये बात करते हैं रसायन, यानी कीमिया का मतलब होता है रसायन। तो लैटिन भाषा में जो कीमिया शब्द है इससे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है रसायन यानी केमिकल्स। ठीक है, जिनका रंग काला होता है, यानी काले रंग के पदार्थ ऐसे पाए गए जिनको केमिकल्स कहा गया, यानी रसायन कहा गया। तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि इसका जो जनक है यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न केमिस्ट्री, द फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान के फादर जो है वो है, मैंने बताया था आपको, एंटोनी लिवोसियर। एंटोनी लिवोसियर, ठीक है, या एंटोनी लिवोसिए भी बोलते हैं अपन, या फिर एंटोनी लिवोसियर। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, या एज वेल एज मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर जो हैं वो भी कौन है, एंटोनी लिवोसियर। यानी एंटोनी लिवोसियर जो आधुनिक रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के पितामह हैं, फादर हैं। ठीक है, तो ये थे। अब ये क्यों है, ये अपन ने नहीं पढ़ा था। ठीक, तो ये क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इन्होंने ना हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम दिया। यानी हाइड्रोजन जो है इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इसे ज्वलनशील गैस। क्या कहा था इन्होंने इसे ज्वलनशील गैस, ज्वलनशील गैस। ठीक, लेकिन इस ज्वलनशील गैस को हाइड्रोजन नाम देने वाले साइंटिस्ट, हाइड्रोजन यानी इसी ज्वलनशील गैस को हाइड्रोजन नाम दिया था। ये नाम देने वाले ज्वलनशील गैस को, इसको हाइड्रोजन नाम दिया था, ये किसने दिया था, एंटोनी लिवोसियर ने। तो एक तो उपलब्धि है, हाइड्रोजन का नाम दिया था एंटोनी लिवोसियर ने। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो तत्व हैं, सबसे पहले तत्वों के बारे में इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तत्वों के बारे में इन्होंने बताया था, और फिर इसी के अंदर उन्होंने क्या किया था कि जो पदार्थ होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना, उनको दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में इन्होंने बांटा था, एक तो था अकार्बनिक पदार्थ और एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो इन्होंने ही बताई थी। किसने, लवोसियर जी ने। ये भी बताया था कि हाइड्रोजन का नाम लवोसियर ने दिया था, एंटोनी लवोसियर ने, और इन कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में तत्व या जो भी थे, इनको तत्वों के बारे में बताया, और पदार्थों को दो भागों में भी इन्होंने बांटा था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ना इन्होंने ये बताया, और इसी के आधार पर इनको आधुनिक रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए एंटोनी लिवोसियर और इनका जनक माना गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में यही पढ़ा था हमने। फिर सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसकी जो मुख्य ब्रांच है वो दो हैं, एक तो अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, और हमने पढ़ा था कार्बनिक रसायन। इसके अंदर कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम सेकंड लेक्चर में पढ़ रहे थे। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या होते हैं,
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और मैंने बताया था कि वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं या हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से बने होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे इसके लिए मैंने एग्जांपल के लिए भी आपको बताया था, जैसे CH4 C2H6 C3H8 है ना, और C6H6 etc जो भी है वो सारे सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, और इसके अलावा जैसे इन्हीं में देखो जैसे CH3OH, मैंने कहा कि H हट करके OH जुड़ जाए, या फिर CH3Cl, ये Cl जुड़ गया, कोई भी H हट करके कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापी जुड़ जाए, है ना, इसका व्युत्पन्न हो गया। तो देखो मेथेनॉल तो मेथेन से व्युत्पन्न हुआ है, मेथिल क्लोराइड तो ये भी इस मेथेन से व्युत्पन्न हुआ है। जैसे मान लो ये है CH3CH2 है ना, OH, ये एथेनॉल यानी एथेन से व्युत्पन्न हुआ है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है ना, ये इनके व्युत्पन्न कहलाते हैं। चाहे इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, इनके हाइड्रोजन हटते हैं और कोई भी क्रियात्मक समूह आगे जुड़ जाता है और वहां पे इनका व्युत्पन्न या ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हुआ इनसे, है ना, तो इनका इनसे फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ये कहलाएंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, कार्बनिक पदार्थ। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को क्या कहा जाता है, कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। यदि आप लोगों को इसको ना लिखना होता है, यानी लिखना है आपको कि जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसके अंदर आपको होमवर्क करना है, लिखना है, तो आप इसको पोज कर लें और पोज करके फिर इसको लिख सकते हैं आप, है ना। पोज करने के बाद में ये यहीं पे ऐसे कैसे बोर्ड पे ऐसे छपा हुआ है, ऐसे कैसे रुक जाएगा, फिर आप इसको लिख दें, फिर उसके बाद में तो ये इस प्रकार से वीडियो भी देखें और होमवर्क भी इस प्रकार से आप कर लें, ठीक है। तो आप सोचो कि होमवर्क नहीं है, तो होमवर्क ये है जैसे आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको पोज करके फिर उसको लिख लो, नोट कर लो नोटबुक में, ठीक। अभी तो बेसिक चल रहा है, जब लेसन चलेंगे तो वहां पे आपको उसमें जो लिखा होगा वो तो आपको करना ही करना है। हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे आपको PDF भी भेज दें। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। देखो कार्बनिक पदार्थ हो गया, अब हम यहाँ पे इस कार्बनिक रसायन की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इससे पहले हमने क्या किया, कार्बनिक पदार्थ, अर्थात देखो केमिस्ट्री के लिए जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि विज्ञान की शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केमिकल्स का अध्ययन किया जाता है, उनके भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म, एलिमेंट्स, है ना, आदि का अध्ययन किया जाता है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री में भी मुख्यतः दो ब्रांच बताई मैंने, कार्बनिक और अकार्बनिक, या अकार्बनिक और कार्बनिक। तो कार्बनिक रसायन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे। तो कार्बनिक रसायन जो है वो किसे कहते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ, इसके लिए ये जरूरी है ना। तो रसायन विज्ञान की, अब ये क्या है, रसायन, रसायन विज्ञान की एक शाखा होगी ना, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, तो रसायन विज्ञान की शाखा होगी। तो अब देखो कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, तो रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी केमिस्ट्री की वह शाखा, केमिस्ट्री की दो शाखाएं बताई, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, अब देखो मैंने इसको बोला ना कार्बनिक पदार्थ, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है, ठीक। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब इसके कार्बनिक पदार्थों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, है ना, इनके घनत्व और जो भी है इनके, इस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है जिस रसायन विज्ञान की शाखा में, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स कार्बनिक रसायन, इसकी परिभाषा, कार्बनिक पदार्थों की परिभाषा, ये हमने दोनों तीनों लेक्चरों के अंदर पढ़ा है, ठीक। छोटा छोटा पार्ट पढ़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन जो होती है। इस कार्बनिक रसायन में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ आएंगे जिनके हम भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, है ना, उनके बारे में सारे अध्ययन, कैसे बनाया जाता है उनको, प्रिपरेशन वगैरह, ये सब कुछ उसके अंदर पढ़ेंगे हम, है ना। किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं, वो उदासीन होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, ये सारी चीजें भी इसके अंदर ही आती है। तो ऐसे बहुत सारे गुणधर्म इनके पढ़ेंगे इसके अंदर, कार्बनिक रसायन के अंदर, कार्बनिक पदार्थों का। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भाई कार्बनिक रसायन जो होती है वो बड़ी हार्ड है जी, समझ में नहीं आती, है ना। और यानी कि कार्बनिक रसायन में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत हमें हार्ड लगती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो देखो, कार्बनिक रसायन को हम इजी बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। और इजी तरीके से हम क्या करना है, हमें कार्बनिक रसायन को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है कार्बनिक रसायन को समझने के लिए। वो क्या है, देखो, हमने 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने बोला था पहले भी आपको 10th के बेस से लेकर के चलेंगे आप लोगों को, कि जो 10th का बेस है उसके आधार पर लेके चलेंगे। तो 10th क्लास के अंदर हमने तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, एलिमेंट्स, यानी तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया था, ठीक। शायद 10th में आवर्त सारणी है या 9th में है आवर्त सारणी, तो वहां पे आवर्त सारणी में, यानी आपको 10th में भी बहुत सारे तत्व, क्योंकि रिएक्शन वगैरह कई चीजें हैं, तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारे तत्वों के बारे में, इनके बारे में बताया गया था, कुछ तत्व लिखाए गए थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कार्बनिक रसायन के अंदर आप सारे तत्वों को याद ना करें, जरूरी नहीं सारे तत्वों को याद करो। देखो, कार्बनिक रसायन में जो आवश्यक तत्व वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं उसकी। आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स थे 118, वैसे तो कितनों को याद करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या क्या याद करना है हमें, हाइड्रोजन, है ना। इसके अंदर जो मुख्यतः है, सबसे पहले हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। हेलोजन का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन लिख दूं, है। वैसे हेलोजन को जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है भाई एक्स द्वारा, हेलोजन को जो दर्शाया जाता है वो एक्स द्वारा दर्शाया, और एक्स का मतलब होता है एफ, Cl, Br और I, ठीक। तो हमने एक वर्ग पढ़ा था, आवर्त सारणी के अंदर, ये वर्ग चलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है भाई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे चलता है ये, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऐसे है। और इससे पहले एक और है, कार्बन से पहले बोरोन, बी, ये है 1 2 3 4 5, और एक फिर आगे आता है हीलियम, वो लास्ट वाला है, वो अक्रिय गैस है, यहां तक नहीं आएगा। तो ये होता है भाई 13, फिर ये 14, फिर ये 15, ये 16 और ये 17। ये आपने आवर्त सारणी पढ़ा था, ये 10वीं में या 9वीं में जो भी है, ये आवर्त सारणी थी, आपने पढ़ा था इसमें। तो ये 13वें वर्ग का है, ये 14वें का, ये 15वें, 16वें और 17वें का, और 18वें वर्ग में ये आता है ना। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला जो ना, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वहां काम नहीं, क्योंकि अक्रिय वर्ग हो गया, यानी कि ये क्रिया ही नहीं करते हैं, इसलिए 18वें वर्ग को छोड़ दो, यहाँ पे ये। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से हैं, F, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है, एक एसिटाइन और होता है, रेडियोधर्मी होने की वजह से वो अस्थायी होता है। तो ये तत्व आप लोगों को याद करने हैं। इसमें एक और जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन, ये वाला। तो ये बड़े हो गए, ये बड़े तत्व आपको याद रखने हैं, बस इतने से तत्व याद रखने हैं। अब आपको तो आवर्त सारणी आएगा, इसमें तीसरा लेसन आएगा, थर्ड लेसन आएगा आवर्त सारणी वाला, उसमें पूरे 118 तत्वों की आवर्त सारणी बनी हुई है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले की। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको कितने तत्व याद करने हैं, बस ये तत्व याद करने हैं आपको, उस आवर्त सारणी के आधार पर बता दिया। ये 13 से लेकर के और 17 वर्ग के तत्व, 17वें वर्ग के पूरे तत्व याद करने हैं आप लोगों को। और 13वें वर्ग का बी जो है, इसको आप छोड़ दो, ये तो बहुत कम आता है ना। लेकिन बताया मैंने 13वां वर्ग भी होता है ऐसे, ये मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। चलो इसको वैसे रख लो आप, बी, ये 13वें वर्ग का है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, लेकिन ये नहीं आएगा यूज, क्योंकि इसका बहुत कम यूज होगा ही नहीं। देखो, इनके अलावा और भी तत्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे, लेकिन उनका बहुत कम यूज है, वो कहीं कहीं यूज आएंगे, कहीं कहीं काम आएंगे। इसीलिए मुख्यतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाले तत्व सबसे ज्यादा काम आएंगे, ये वाले, ठीक है। तो इन तत्वों को याद रख लो आप, तो ये तत्व याद रखने। अब इन तत्व देखो, एलिमेंट्स कौन कौन से याद रखने हैं, वो ये रखते हैं, ठीक है। इसको इनको एक्स बोला जाता है। अब इसके अलावा फिर इसके अंदर कौन सी बातें याद रखनी है, वो मुख्य बातें हैं ना, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप ये करना कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से आप याद करना, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से याद करना, यानी एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
तो कल जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा अगला, तो उसमें आप लोग जो है वो इनके, क्योंकि मैं अब जो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं इनके बारे में, तो वो सारी चीजें जो है ना वो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर पता चलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप याद करो तो उसमें बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष, ये बाह्यतम कोष है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, ये जरूर आप याद करना कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन याद रखना आप। तो आप जब भी अब नेक्स्ट क्लास में है ना, तो ये तुम्हारे तत्व और क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसमें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर वो हम पढ़ेंगे। फिर मैं जब आपको कल इनके बारे में बताऊंगा ना, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आएंगे, तो जब मैं कल बताऊंगा तो उसके अंदर आप लोग जब ये पढ़ के आओगे ना, तो उसके अंदर आप लोग ये जैसे मैं बोलूंगा तो आप लोग समझ जाओगे, हाँ इसके बाह्यतम कोष में इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बाह्यतम कोष ये होगा और इसके बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो ये वाला होगा, ये हम कल जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे सारा। और हम ये बताएंगे आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें, बेसिक चीजें वो याद कर लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जो जितनी भी रिएक्शंस आएंगी, कहां से बॉन्ड टूटेगा तो इसमें कैसे होगा, वो सारी चीजें कल आपको बताएंगे। और फिर उसके बेसिक के आधार पर आप लोग फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी।